Hello everyone. So welcome to the today's class. So this class is going to be very interesting because today we are going to discuss about the electrophysiology of heart. तो इसका हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कार्डियक अरिथमिया आने वाला है, जो टॉपिक जनरली फार्मडी के बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, जहाँ पे अभी हम टेक्स्ट बुक भी खोलेंगे डीपीरो का या रोजर वाकर का, तो बहुत सारी चीजें कम्प्लेक्स तरीके में दी हुई है, तो चीजें पजल्ड जैसी ऐसी लगती है, तो लोगों को वहां पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो उस कंफ्यूजन को हम धीरे धीरे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और हम कार्डियक अरिथमिया में जाने से पहले हार्ट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। एक बार हम ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी समझेंगे तो हमारा आधा जो कार्डियक अरिथमिया का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और फिर हम उसको मास्टर कर सकते हैं। तो हैविंग सेड दैट हम पहले चालू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फिजियोलॉजी है क्या। ये जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है हार्ट की, तो इसमें जनरली क्या होता है ना, हमारे हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती रहती है। ये तो हमको मालूम है क्योंकि हमने बोला है कि हमारे हार्ट की कुछ कैपेसिटीज है, कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ऑटोमेटिसिटी हो गई, फिर रिदमेटिसिटी हो गई, जिससे मतलब ये खुद से एनर्जिकल जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज है उनको जनरेट करता है, उनको प्रोपेगेट करता है, जिसकी वजह से हार्ट एक अपने रिदम पे ही कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। तो ये एक हार्ट मसल की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। तो जो ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की, उसी को हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी बोलते हैं। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई है। तो नाउ दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी विल कंट्रोल द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट एंड अलो इज टू पंप द ब्लड ऑप्टिमली। तो ब्लड किस तरीके से हमारे बॉडी में पंप होगा वो सब ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ही डिसाइड करता है। तो इसीलिए जो हमारा हार्ट है उस हार्ट में क्या है, द हार्ट इज स्पेशलाइज्ड पेसमेकर एंड कंडक्टिंग टिश्यू। तो हार्ट में क्या है, एक खुद का अपना पेसमेकर है। ये पेसमेकर क्या करता है, हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद क्या होती है, वो हार्ट में ही प्रोपगेट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। और उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, वहां पे जो आयन रहती है उनका मूवमेंट रहता है। उस मूवमेंट की वजह से फिर वहां पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्शंस रहती है, जहां पे हमारा हार्ट पंप करता है। तो हम उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट में कुछ ऑर्गन्स रहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक रफ हार्ट अगर ड्रॉ करूं, यहाँ पे अगर मैं एक रफ हार्ट ड्रॉ करूं तो यहाँ पे एक अपना नोड रहता है, इसको हम बोलते हैं SA नोड, साइनोऑरिकुलर नोड। ये नोड क्या करता है, पहले ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, ये पूरे एट्रियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो यहाँ पे एक हमारा दूसरा नोड रहता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AB नोड। ये वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में रहता है। तो यहां से जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आती है ना, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ये कैच करता है और फिर इन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ये क्या करता है, यहां से एक चैनल रहता है जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हीस। तो यहां से यहां पे भेजता है। फिर यहां से ये जो है ना, इसके दो दो ब्रांच निकलते हैं, फिर ये छोटे 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 फाइबर में होके ये पूरे वेंट्रिकल के ऊपर में ये पूरे जो अपने फाइबर है, पुर्किंजे फाइबर बोलते हैं इनको, ये रहते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज आते हैं वो 0.1 सेकेंड में AB नोड तक पहुंचते हैं। ये इनको कैच करता है, ये फिर इनको प्रोपेगेट करके बंडल ऑफ हीस में भेजता है। फिर ये बंडल ऑफ हीस धीरे धीरे इन फाइबर के जरिए से पूरे कार्डियक टिश्यू में लेके जाती है और साइमल्टेनियसली एक ही साथ में ये सारे मसल्स साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये ब्लड जो है वो पंप होके एओर्टा से बाहर जाता है और राइट साइड पे ये लंग्स में जाता है। तो ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम समझेंगे कि ये क्या क्या है और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इसमें कैसे काम करती है। तो ये जो अपना साइनोएट्रियल नोड है, ये प्राइमरी पेसमेकर है जो जनरली 60 से 100 बार बीट करता है। तो जो इसका ये बीट है ना, यही बीट बाद में जाके हार्ट बीट या पल्स रेट के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने अभी फिगर में दिखाया, इसके नीचे एक दूसरा नोड रहता है जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। ये जनरली 0.1 सेकेंड से डिले रहता है, क्योंकि ये ऐसे नोड का ही इलेक्ट्रिकल को कैप्चर करके फिर उसको प्रोपागेट करता है। फिर हमारा जो इसमें तीसरा ऑर्गन हमने अभी बताया बंडल ऑफ हीस बोल के, इसके दो ब्रांचेज है, राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज है बंडल ऑफ हीस के। फिर यहां से निकलते पुर्किंजे फाइबर। तो ये जो पुर्किंजे फाइबर है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को सारे ही कार्डियक टिश्यू में, ऑल वेंट्रिकुलर टिश्यू में भेज देते हैं। जो अपना एट्रियल टिश्यू रहता है ना, वहां पे ऐसे नोड खुद ही भेज देता है, उसमें से कुछ पकड़ के AB नोड नीचे लाता है। तो ये जो AB नोड से भेजे हुए जितने भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज हैं, वो ये पुर्किंजे फाइबर जो है वो वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये सारे सेल एक बार में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसका कुछ ऐसा रहता है पाथवे। साइनोऑरिकुलर नोड ने क्या किया, 60 से लेके 100 जो अपने बीट से उसको जनरेट किया, वो एट्रिया में जाते हैं। तो एट्रिया तो कॉन्ट्रैक्शन होता ही है। मीन टाइम यहां से कुछ चीजें AB नोड पकड़ता है और ये उनको प्रोपेगेट कर देता है।
तो यहाँ पे जो अपना बंडल ऑफ हीस रहता है, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस रहते हैं, वहां से ये पुरकिंजे फाइबर में जाता है और ये पूरे वेंट्रिकल्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जहां से फिर हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होना चालू होता है। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे फिर कुछ एक दो चीजें हमको और समझनी है जो थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है। कृपया यहाँ पे अपना दिमाग खोल के एकदम से ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे। बहुत आसान है ये, लोगों को थोड़ा टफ लगता है, मगर हम इसको आसान बना के देखेंगे। तो ये जो अपने हार्ट के सेल है ना, ये रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं। हाँ, ये रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं, फिर ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर ये रेस्टिंग स्टेज में आते हैं, फिर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ये जो साइकिल रहता है ना, यही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रहता है। जो अपना रेस्टिंग स्टेज बोल रहे हैं ना, हम उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। जो हम एक्साइटेड स्टेट बोल रहे हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ ओवरव्यू। तो जनरली क्या होता है ना, अगर सेल रेस्टिंग स्टेज में है, मतलब डायस्टोलिक में है, तो वो टाइम पे क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो अपना पोटेंशियल है वो वेंट्रिकुलर मायोसाइट का वो -90 मिलीवोल्ट में रहेगा। इससे नेक्स्ट पेज में मैंने इसका फिगर रखा है, वहां पे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर से समझ में आएगी। जो ये है हार्ट, ये -90 मिलीवोल्ट में रहता है और यहाँ पे एक बैलेंस रहता है। जो सोडियम और पोटेशियम है, इसकी जो परमिएबिलिटी रहती है वो एकदम से हाई रहती है। क्या रहती है इसकी परमिएबिलिटी? बहुत हाई रहती है। और ये जो अपना क्या बोलते हैं ना, सोडियम रहता है ना, सोडियम और कैल्शियम क्या रहता है ना, सेल के बाहर रहता है। कहां पे? रेस्टिंग स्टेज में। ये जो कैल्शियम है और सोडियम है, ये सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में रहता है। और इनमें से जो पोटेशियम है वो अंदर ज्यादा रहता है और क्लोराइड भी अंदर ज्यादा रहता है। कहां पे? रेस्टिंग स्टेज में। तो आयोनिक ग्रेडियंट अभी हमारे पास कैसा एक क्वेश्चन है, क्लोराइड और पोटेशियम सेल के अंदर है, सोडियम और कैल्शियम सेल के बाहर है। तो इस स्टेट ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। होप यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सेल के अंदर क्लोराइड और पोटेशियम है ज्यादा में, और सेल के बाहर सोडियम और कैल्शियम ज्यादा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ हार्ट। फिर यहां से चालू होता है एक्शन पोटेंशियल, कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ये तो रेस्टिंग पोटेंशियल हो गया। अब रेस्टिंग पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, जो हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले चालू होगा फेज 4 से। हम पहले फेज 4 से मैं इसलिए चालू कर रहा हूं कि एक साइक्लिक फैशन है, कार्डियक साइकिल है। तो पहले अगर हम 4 को समझेंगे तो हमको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हम अभी रेस्टिंग पोटेंशियल पे रेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो फेज 4 है ना, वो एक्चुअली रेस्टिंग पोटेंशियल फेज है। यहाँ पे क्या होता है, सेल स्टेबल होता है फेज 4 में, जो अभी हमने डिस्कस किया रेस्टिंग पोटेंशियल वाला। इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना रहता है? -90 मिलीवोल्ट। इसमें क्या होता है, हाई क्लोरीन एंड पोटेशियम इनसाइड द सेल, हाई सोडियम एंड कैल्शियम आउटसाइड द सेल, एंड सेल इज रेडी फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। होप समझ में आ गया। रेस्टिंग पोटेंशियल कौन सा स्टेज है? फेज 4। तो टोटल हमारे पास कितने फेज रहते हैं? 1 2 3 4। तो इसके बाद जो अपना टोटल हमारे पास कितने फेज रहते हैं? 0 1 2 3 4। तो इसके बाद हम देखेंगे जो अपना 0 फेज है उसमें क्या होता है। 0 फेज में क्या हो रहा है? रैपिड डीपोलराइजेशन। क्या हो रहा है? रैपिडली डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ये हमको हमेशा याद रखना है, कहीं भी अगर हम एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। डीपोलराइजेशन मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन होंगे। सोडियम चैनल ओपन होंगे। पहले हमने रेस्टिंग में क्या था, ये सेल था, सेल के यहाँ पे कैल्शियम ज्यादा है और सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है और क्लोराइड ज्यादा है। फेज 0 में क्या हो रहा है, ये सोडियम वाले चैनल खुल रहे हैं और सोडियम क्विकली इंटर करना चालू हो रहा है। क्या हो रहा है? सोडियम क्विकली इंटर करना चालू हो रहा है। तो ये जो अपना सेल है ना, अब इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, सेल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। सेल क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। इसमें इतना क्विकली होता है ना, ये जो डीपोलराइजेशन फेज आता है, ये एकदम से स्पाइक होके ऊपर चले जाता है, एकदम कॉन्ट्रैक्शन होके ऊपर चले जाता है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये ऊपर चले जाता है। तो इसको हम आगे जाके देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फेज 1 चालू होता है। फेज 1 में क्या होता है? इनिशियल रिपोलराइजेशन, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होता है। अभी जैसे रिपोलराइजेशन मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन होना। मगर यहाँ पे क्या, इनिशियल मतलब थोड़ा, मतलब बहुत कम, बहुत कम, स्मॉल रिपोलराइजेशन होता है। जहां पे क्या होता है, सोडियम चैनल जो ये स्पाइक हो रहा था ना, वो एकदम से बंद हो जाता है। जहां पे ये सोडियम चैनल खुला था ना, यहाँ पे सोडियम चैनल खुल के सोडियम अंदर एकदम से रस कर रहा था। अब वो जो सोडियम चैनल है वो अचानक से बंद हो जाता है। उसको बंद होने के बाद क्या होता है कि थोड़ा पोटेशियम यहां से बाहर चले जाता है। यहां से जो इसमें पोटेशियम था ना, वो थोड़ा पोटेशियम यहां से बाहर चले जाता है, मतलब कुछ पोटेशियम अब बाहर पे है।
तो जो इसका पॉजिटिव है ना, टोटल पॉजिटिव है, वो क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, जो ये इतना कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, वहां पे थोड़ा फॉल देखने को मिलेगा। क्या होगा, थोड़ा फॉल देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल रिपोलराइजेशन। स्मॉल ड्रॉप इन वोल्टेज, इसकी वजह से क्या होता है, जो ये वोल्टेज है ना अपना ड्रॉप होता है। ये मानो कि ऐसा करके हमारा 50 MB तक चले जाता है, 52 MB तक चले जाता है, तो वहां से ये कुछ कम होके नीचे 45-40 के अराउंड में आके रुक जाता है। ये जो है रैपिड या इनिशियल रिपोलराइजेशन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेज 1। फिर उसके बाद चालू होता है फेज 2। फेज 2 में आता है प्लेटू फेज। प्लेटू फेज में क्या होता है ना कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन तो रहता ही है, जो हमारा शुरू में कॉन्ट्रैक्शन हो गया वो कॉन्ट्रैक्शन तो रहता ही है। प्लेटू फेज मतलब क्या हो गया, अपना ये जो सेल है, अभी हमने क्या बोला, यहाँ पे थोड़ा पोटेशियम बाहर गया है, अंदर फिर भी ढेर सारा पोटेशियम है, अंदर अभी ढेर सारा सोडियम आ गया है, ढेर सारा क्लोराइड भी है, मगर बाहर पूरा कैल्शियम है और थोड़ा पोटेशियम जाना चालू हो गया और कुछ लेवल में सोडियम भी है, जो अब अंदर ज्यादा है बाहर कम है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्लेटू चालू होता है ना, अब ये कैल्शियम अंदर आना चालू होता है, मतलब इसकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, मगर इसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है ना, हमारे सेल से पोटेशियम बाहर जाना चालू हो जाता है, कैल्शियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर चले जाता है। तो इसके क्या हो रहा है, जितना पॉजिटिव अंदर आ रहा है उतना पॉजिटिव बाहर भी जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, ये बैलेंस हो जा रहा है। जो पॉजिटिव अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, ये बैलेंस हो जा रहा है। तो यही बैलेंसिंग फेज को हम क्या बोलते हैं, प्लेटू फेज। तो ये जो फेज 2 है ये प्लेटू फेज है, ये बैलेंसिंग फेज है। कैल्शियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है। जो कार्डियक मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, मगर थोड़ी देर के लिए वो होल्ड करती है, वो होल्ड करती है। तो क्या होता है, जो एकदम से सोडियम का कॉन्ट्रैक्शन स्पाइक हुआ था वो इतना नहीं होता है कि वहां पे पूरा सेल स्पाजम होके डैमेज हो जाए। वो क्या हो रहा है, फिर एक स्थिर स्थिति में आके वो एकदम से रोक जा रहा है। तो हमारे हार्ट को एकदम से टाइम मिल रहा है ब्लड को पंप करने के लिए। तो ये क्या करता है, टिटेनी को प्रिवेंट करता है। टिटेनी मतलब एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो जाना, रिकरेंट कंट्रैक्शन को एकदम से ब्लॉक कर देता है, ओवर कंट्रैक्शन नहीं होने देता है। वो समझ में आ गया होगा प्लेटू फेज क्या है, जिसको हम बोलते हैं फेज 2। फिर आता है हमारा इंपोर्टेंट फेज 3, जिसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, रिलैक्सेशन। रिलैक्स, इसमें क्या होगा, कैल्शियम चैनल खुलती है, जैसे कैल्शियम चैनल खुलती है मोर पोटेशियम विल लीव, ज्यादा से ज्यादा पोटेशियम जो सेल के अंदर थी ना वो सेल के बाहर एकदम से रस करती है। जैसे ही ये पोटेशियम चैनल एकदम से रस करती है ना, तो अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पोटेशियम की वजह से पॉजिटिव चार्ज था, वो पूरा चार्ज घट जाता है और ये रैपिडली ड्रॉप होना चालू होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिलैक्सेशन की तरफ जाता है। फिर क्या होता है, फेज 3 के बाद, ये फेज 3 में सेल रिलैक्स होना चालू होता है। फेज 3 के बाद फिर चालू होता है फेज 4। तो फेज 4 क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल। जैसे रेस्टिंग पोटेंशियल में जाता है, जो अंदर गया कैल्शियम और सोडियम है वो रैपिडली बाहर आ जाएगा, जो बाहर का सोडियम पोटेशियम है वो रैपिडली अंदर चले जाएगा, और इनका जो एक स्टेटस था पहले का, जो रेस्टिंग में स्टेटस था वही हो जाएगा। जो बाहर गया हुआ पोटेशियम था वो एकदम से अंदर आ जाएगा, फिर अंदर का जो कैल्शियम था वो पूरा बाहर चले जाएगा, अंदर का जो सोडियम था वो पूरा बाहर चले जाएगा, और ये सेल फिर से रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा, जिसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। फिर यहां से फेज 0 चालू होगा, जहां पे सोडियम चैनल खुलेंगे, सोडियम अंदर आएगा, फिर डिपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पोटेशियम लीव करेंगे, रिपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। फिर कैल्शियम आके पोटेशियम बाहर जाएगा, फिर वहां पे प्लेटू फेज देखने को मिलेगा, फेज 2। फिर फेज 3 में रिपोलराइजेशन होगा, फिर फेज 4 में अपना जो है रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये साइकिल है वो होगा। अगर हम इसको ग्राफिकल इलस्ट्रेशन करें तो अब आपको ये ग्राफ एकदम से समझ में आएगा। इसको एग्जाम में भी ड्रॉ करना है। 5 मार्क्स के लिए हाईली पोटेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में प्रोबेबली ये आएगा एग्जाम में, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे देखो ना, पहले हम फेज 4 से दिखाते हैं, ये रेस्टिंग पोटेंशियल में था। फिर यहाँ से जैसे फेज 0 चालू हुआ, सोडियम इन्फ्लक्स हुआ, तो एकदम इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बढ़ गए, मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, +52 तक पहुंच गया। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ये इतना हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, जो इनिशियल रिपोलराइजेशन मतलब फेज 1 चालू हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे पोटेशियम थोड़ा बाहर चले जाएगा। फिर प्लेटू फेज चालू होगा, जहां पे कैल्शियम इन जाएगा, पोटेशियम आउट जाएगा। एक प्लेटू फेज देखने को मिलेगा, मतलब बराबर फेज देखने को मिलेगा, जहां पे एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। फिर यहां से ये क्या होगा, यहाँ पे रैपिड रीपोलराइजेशन होना चालू होगा फेज 3 में, जहां से पोटेशियम एकदम से बाहर आना चालू होगा, तो एकदम से चार्ज ड्रॉप हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फेज 3 या
रैपिड रिपोलराइजेशन। फिर जैसे ये अपना फेज 4 की स्थिति में आता है ना, तो ये जो पोटेशियम है वो एकदम से अंदर आ जाता है, सोडियम और कैल्शियम सब कुछ बाहर चले जाता है। फिर से फेज 4 चालू होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। फिर उसके बाद अपना फेज 0 चालू होगा, फिर यहां से इनिशियल रिपोलराइजेशन होगा, फिर यहां से प्लेटू हो गया और फिर यहां से डिपोलराइजेशन होगा। और ये चीजें चलती रहेंगी, ये चीजें चलती रहेंगी जो हमारा ईसीजी भी डिफेक्ट करता है। तो ये जो अपना यहाँ पे फेज 4 है ना, ये फेज 4 ईसीजी में टी वेव से इंडिकेट होता है। और जो अपना ये क्या बोलते हैं ना फेज 0 है, ये फेज 0 से लेके ये अपना जो रिपोलराइजेशन है ये पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के हिसाब से दिखाई देता है। जो अपना इसमें पी वेव होना, वो पी वेव इसमें जनरली हमको नहीं दिखाई देता है। ये अगर हम इसको एक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो ये तो हो गए वेंट्रिकल में। अब ये जो अपना एट्रियम है ना, एट्रियम में कैसा एक्शन पोटेंशियल होता है, आई जस्ट से यू कि यहाँ पे जैसे साइनो ऑर्कुलर नोड निकलता है, तो ये तो क्या करता है ना, डायरेक्टली रैपिडली यहाँ से इसको करके इसको एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है। तो इसमें जनरली क्या होता है, जो अपना ये रेस्टिंग पोटेंशियल है ना, वो फेज है। रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद ये क्या करता है, अचानक से डीपोलराइज करता है, फिर वहां से अचानक से रिपोलराइज करता है और फिर फेज 0 में लेके आता है। इसमें प्लेटू फेज नहीं होता, इसीलिए ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करता है, वेंट्रिकल की तरह होल्ड नहीं करता है। तो इसमें जो है, इसमें प्लेटू फेज देखने को नहीं मिलता है। बाकी आयोनिक मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम रहते। जो अपना बीच में क्या था ना, अंदर कैल्शियम जा रहे थे, बाहर पोटेशियम आ रहे थे, ये वाला फेज एट्रियल एक्शन पोटेंशियल में नहीं रहता है, जबकि वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में ये चीजें रहती है। तो हमको ये समझना है, तो हमारे हार्ट में दो एक्शन पोटेंशियल चल रहे हैं। एक एट्रियम वाला एक्शन पोटेंशियल जहां पे प्लेटू फेज देखने को नहीं मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। दूसरा अपना वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल है जहां पे डीपोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, इनिशियल रिपोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, फिर अपना प्लेटू फेज देखने को मिल रहा है, फिर रिपोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, फिर ये जाके फेज 4 में चालू होगा। ये फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये जो अपना हो गया, ये टी वेव हो गया, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया। तो जो अपना ईसीजी में पी वेव बनता है, वो पी वेव बनता है एट्रियल इसका। तो अभी हम एक बार ईसीजी को यहां से देख के समझने की कोशिश करेंगे। ये है पी वेव, ये क्या है, ये है एट्रियल एक्शन पोटेंशियल। फिर यहां से चालू होके थोड़ा नीचे जाएगा, फिर यहां से ये क्या है, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एस। तो यहां पे आके ये थोड़ा, ये जो टी फेज है, ये टी आता है रेस्ट, ये है रेस्टिंग पोटेंशियल। ये है अपना डीपोलराइजेशन, इनिशियल रिपोलराइजेशन और प्लेटू का फेज। ये है अपना एट्रियल एक्शन पोटेंशियल का फेज। होप यहां पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पी एट्रियल एक्शन पोटेंशियल, फिर यहां से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का, इनिशियल रिपोलराइजेशन का और प्लेटू का फेज। और उसके बाद ये जो अपना टी वेव है, ये रैपिड रिपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल का फेज। तो ये एक हमारा नॉर्मल ईसीजी ऐसे बनके तैयार होता है। तो ये एक ईसीजी पैटर्न ये हार्ट में चलता रहता है। तो ये जो ईसीजी है, ये अपना कार्डियक साइकिल को इंडिकेट करता है। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हम एक बार इसको फिर से जस्ट समराइज कर देते ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो इसमें बेसिकली क्या है, एसए नोड जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बनाता है, फिर वो एबी नोड ले लेता है। तो एसए नोड साइमल्टेनियसली एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। एबी नोड 0.1 सेकंड के बाद उसको रिसीव करता है, वो बंडल ऑफ हिस्स के जरिए उसको पुरकिंजे फाइबर में भेज देता है। पुरकिंजे फाइबर सारे कार्डियक सेल्स को एक ही साथ में आदेश देता है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है जहां से ब्लड पंप होता है। तो इसमें पहला तो स्टेज है रेस्टिंग पोटेंशियल, दूसरा स्टेज आता है एक्शन पोटेंशियल। तो अभी हम वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल से हम बात करेंगे कि सेल रेस्टिंग स्टेज में है। फिर यहां से जो अपना फेज 0 चालू होता है वो होता है रैपिड डिपोलराइजेशन। फिर अपना फेज 1 इनिशियल रिपोलराइजेशन, फिर अपना फेज 2 प्लेटू फेज, फिर फेज 3 दैट इज रिपोलराइजेशन, फेज 4 रेस्टिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है फेज 4 रेस्टिंग, ये रैपिड डिपोलराइजेशन, इनिशियल रिपोलराइजेशन, प्लेटू फेज एंड रिपोलराइजेशन, देन फेज 4। और ये प्रोसेस हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में चलता ही रहता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो कार्डियक अरिथमिया पढ़ेंगे वो हमको समझने में काफी आसानी होगी। हैविंग सेड दैट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टुडेज क्लास। सो मीट यू इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।